क्या वजूहात हैं कि आजकल हमारे जो यंग यूथ है वो हार्ट अटैक के इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक के हैं उसमें सबसे बड़ा फैमिली फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है। दूसरा सिगरेट का इस्तेमाल, वेप का इस्तेमाल और दूसरे नशे उनका इस्तेमाल। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं आप पैनाडोल खा लें, डिस्प्रीन पानी में मिक्स करके खा लें, और लोग करते भी ऐसे हैं, इसके बारे में भी बताइए। डिस्प्रीन है वो तो रिकमेंडेड है, और या 75 या 100 मिलीग्राम डिस्प्रीन जो है वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद। आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, आपको कोलोरेक्टल कैंसर से, और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। QAS हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, हार्ट अटैक की वजूहत क्या होती हैं और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, क्या उसकी वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं या फिर एज कम हो गई है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए या डॉक्टर की इजाज़त से करना चाहिए। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेकर आए, कैसे हैं आप? थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक के हवाले से। क्या वजूहात हैं कि आजकल हमारे जो यंग यूथ है वो हार्ट अटैक के इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? 26 से 30 की एज के अगर लोगों में जाएं तो उनमें ही ये इशू पाए जा रहे हैं। पहले तो कहते थे 40 की एज के लोगों को होता है हार्ट अटैक। देखो, हमारा ना सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम नहीं करते। हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक के हैं उसमें सबसे बड़ा फैमिली फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है। दूसरा सिगरेट का इस्तेमाल, वेप का इस्तेमाल और दूसरे नशे उनका इस्तेमाल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स अगर आपके जिस्म में बढ़ा हुआ हो, चाहे वो मौरूसी हो, चाहे वो आपकी डाइटरी हैबिट्स जो एक्वायर्ड हैबिट्स हैं, जैसे आप हर वक्त बाज़ार के जो चीज़ें KFC, मैकडॉनल्ड्स और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक उसमें ये कहते हैं कि अगर आप काफ़ी 5 साल तक मुसलसल ये बाहर के बर्गर्स वगैरह खाते हैं तो आपका 30 से 40% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। अच्छा। फिर आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हर बंदा इंतहाई स्ट्रेस में है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हैं, हार्मोन जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करने कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है। एक तहकीक था उसमें, वो जो एक न्यू गिनी में एक कबीला है जो रोज़ाना शिकार के लिए 10,000 स्टेप्स चलता था। अच्छा। यानी वो 10,000 स्टेप्स, उन्होंने कहा कि 10,000 स्टेप्स चलते थे। तो उन्होंने जब उनकी एंजियोग्राफीज की, उन्होंने जब कोरोनरीज देखी तो उनको देखा कि किसी को भी खून की नाली तंग नहीं है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप कम से कम 5 से 10,000 स्टेप्स अगर डेली का चल रहे हैं तो आपको दिल की शरियानें खुली रहेंगी और वो फिर बंद नहीं होंगी। अच्छा। यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ कि जिगर इसकी जो खून की शरियानें जो अल्लाह ताला ने लगा के भेजी हैं, अगर अपनी लाइफस्टाइल के साथ आप बंद कर लेते हैं तो यकीन जाने ये कैबेज के बाद, हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी बंद हो जाती हैं। अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, आपने डाइटरी हैबिट्स नहीं छोड़ी, कोलेस्ट्रॉल की इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल नहीं छोड़ा, रात को देर नींद पूरी ना करना। नींद जो है हमारी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हम जो हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी अब तहकीक एक आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोनरी कैल्सिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ये सिर्फ प्लैक ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का ही हम समझते थे ना कि कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स हैं, अब कोरोनरी कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब एक ख़ास चीज़ जिसे हम CT स्कैन, कोरोनरी CT स्कैन कहते हैं, और उसमें कैल्शियम के क्वांटिफिकेशन होती है। उसमें पता चल जाता है कि आपको कितना बड़ा रिस्क है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है आगे फ्यूचर में। अच्छा। हाँ, अब ये भी हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आप ये जो बच्चे अक्सर देखते हैं कि 25-30 साल में हार्ट अटैक हो गया, वो बहुत सारे स्ट्रेसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। माशरे में इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में रखा हुआ है, उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे, उसके खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे, वो बैड हैबिट बेचारा वहाँ जा रहा है, या किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है या किसी इंस्टीट्यूट में वो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बेचारा मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है। फिर आपके कुछ ड्रग्स हैं, आप एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के लेने के, और वो कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर वो
पड़ जाते हैं और वो उसके साथ में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे एक बात और पूछूंगी कि कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट का मसला है तो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं आप पैनाडोल खा लें, डिस्प्रिन पानी में मिक्स करके खा लें, और लोग करते भी ऐसे हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। डिस्प्रीन जो है वो तो रिकमेंडेड है, ठीक है। 75 मिलीग्राम की डिस्प्रीन है वो तो रिकमेंडेड है, और या 75 या 100 मिलीग्राम डिस्प्रीन जो है वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद, और वो ना सिर्फ आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, आपको कोलोरेक्टल कैंसर से, और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो खून को पतला रखती है और खून के फ्लो को बेहतर रखती है। लेकिन वही बात है सादिया, अगर मुनासिब मिक़दार से ज़्यादा आप ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो वही डिस्प्रीन फिर आपके मैदे के अल्सर का बाइस बन सकती है, वही डिस्प्रीन आपके खून की उल्टी के चांसेस बन सकते हैं। पैनाडोल कहीं रिकमेंडेड नहीं है, जो आपके ये है एसिटोमेटोफेन है, ये कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको दिल से बचाव के लिए करना है तो आप सिंपल 75 मिलीग्राम लोप्रिन या एस्कार्ड के नाम से आती है डिस्प्रीन, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि अभी हम बात कर रहे थे 26 के एज के, ये मैं खुद की भी बात कर लेती हूँ, समटाइम इस तरह से फील आता है कि जैसे आपको लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, और ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारे सराउंडिंग में भी। ये भी हार्ट का ही इशू होता है या फिर इसको एंजाइटी और डिप्रेशन का नाम देंगे? देखो, मैंने हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पे यही बात की है कि अगर आपको हार्ट का मसला, अगर आपके ख़ानदान में किसी को 50 साल या 23 साल के अंदर अर्ली डेथ्स हो चुकी हैं, अगर आपके ख़ानदान में किसी को सडन फुटबॉल खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए डेथ हो चुकी है, तो रिस्क फैक्टर है, आपको फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है, तो आप अपना कुछ टेस्ट तो ज़रूर करा लें। और अच्छा सर, यहीं पे आपकी बात कट कर रही हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, वो डॉक्टर के पास गई और वो यंग लड़की है, उनको इसी तरह की पेन थी, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू है, और उनका मुझे लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है काफ़ी स्वेयर किस्म की। उन्होंने टेस्ट भी करवाए तो उन्होंने कहा ठीक है, नॉर्मल सा आपकी जो वेन है वो ज़रा सी वो आपको तंग करती है, जैसे एकदम से पेन स्टार्ट हो जाती है, स्पैज़म में चली जाती है। उनको समझ नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ना ये मेडिसिन खाएं डिप्रेशन की और आप ठीक हो जाएंगे। अब वो जब वो मेडिसिन खाने लगी हैं तो उनकी एंजाइटी भी ख़त्म होने लगी है, डिप्रेशन भी। अब मुझे इस हवाले से भी बताइएगा और हमारे देखने वालों को भी कि क्या इस तरह की मेडिसिन खानी चाहिए अगर आपको इस तरह की पेन हो रही है? वही बात मैं करने लगा था, हार्ट का इशू इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है ना। तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रही है तो ये नहीं करना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बात करूँ कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है और मैं उसको हार्ट के लिए एवेल्युएट ही ना करूँ और कह दूँ कि नहीं तुम्हें तो डिप्रेशन है, कल को उसको अगर हार्ट अटैक हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार हूँगा ना, बिल्कुल, क्योंकि मैं क्लिनिकल आपको देख रहा हूँ। तो एक ECG कराने में, एक कोलेस्ट्रॉल लेवल कराने में कितने को एक पैसे लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगते, नॉर्मल लगता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें ECG की मशीन के ऊपर खड़ा लगा के आपको, और 9 जो है ना मिनट तक आपको कहते हैं तेज़ तेज़ चलो, तो उसमें आपका हार्ट रेट जो होता है वो नज़र आ रहा होता है। वो एक सादी सी चीज़ है जिसके साथ में आपको बड़े आराम से पता चल जाता है कि आपको दिल का मसला है कि नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा लें, अब जैसे मैंने बताया था पहले कि CT एंजियोग्राफी, CT वो बड़े आसान से आप करा सकते हैं और वो भी बहुत महंगा नहीं है, 25-26 हज़ार रुपये का, 28 हज़ार रुपये की वो हो जाती है। अगर वो करा लें तो उसमें भी आपको पता चल जाता है कि आपको हार्ट का मसला है कि नहीं है। वंस यू एक्सक्लूड द हार्ट इशू, कि आपको दिल का कोई इशू नहीं है, फिर आप दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है। फिर हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि औरत अगर कोई चली गई तो उसको कहते हैं कि इसको तो है ही एंजाइटी, इसको तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। नहीं, देखो ये वैसे हार्मोनली जो ख़वातीन हैं वो प्रोटेक्टेड है, उनको कम हार्ट अटैक होता है, लेकिन होता है। हाँ, लेकिन ये जो कब्रिस्तान भरे में मर्दों से भरे में जो हार्ट अटैक्स में, ठीक है, ये जो औरतें हैं ना उनको हार्ट अटैक बहुत कम होता है, उनको हार्मोन्स की एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से उनको हार्ट अटैक कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जैसे मैदे के कुछ मरीज़ हैं जिनको खाना खाने के बाद तेज़ाबियत होती है, ग़िज़ा की नाली में तेज़ाब ऊपर चढ़ के आ रहा होता है, उन लोगों को भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा, वो भी एवेल्युएट करना, उसको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो मरीज़ हमारे पास आया अगर चेस्ट पेन के साथ, सबसे पहले हमने हार्ट को एवेल्युएट करना है।
फिर नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, सांस का कोई मसला अगर है तो उसको एवेल्यूएट करें, क्योंकि ये 2 चीज़ें ज़िंदगी और मौत का मसला है। फिर मैदे का दवाइयाँ, मैदे के मसाइल देख लें, और उसके बाद फिर अगर आपको ऐसा लगता है क्लिनिकल जजमेंट पे कि भाई ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा रोना है, परेशानी है, गुस्सा है, फैमिली इश्यूज इस तरह के हैं, देन यू विल बी थिंकिंग ऑफ हैविंग डिप्रेसिव इलनेस, एंजाइटी एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अगर मेडिसिन की बात करें, ड्रग्स मेडिसिन और कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं जो हमें डॉक्टर ने भी नहीं कहे होते और हम अपनी तरफ से उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, खुद से दवाई लेना इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें और बताता जाऊँगा। एक तो खुद से दवाई लेना, आपके जो मुज़र असरात हैं, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और आपको डोज कंट्रोल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने नींद की दवाई ज़्यादा ले ली तो आप बेहोश हो सकते हैं या जिगर ख़राब हो सकता है। सिंपल दवाई जो आपकी पैरासिटामोल है, अगर वो भी आपने ज़्यादा ले ली तो आपका जिगर ख़राब हो सकता है, आपको कोमा हो सकता है। अच्छा। ठीक है, हेपेटिक लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये काम तो बिल्कुल ना करें। फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप हकीम की दवाइयों पे हैं या वो खा रहे हैं तो एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो दोनों, हकीम की दवाई और एलोपैथी की दवाई आपस में लड़ती हैं। अच्छा। क्योंकि इनका जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं जिस पे हम दवाइयाँ मिलीग्राम्स पे और सारा ग्राम्स में दे रहे होते हैं, तो ये बेसिक सोर्स इनका वही हर्ब्स हैं जहाँ से वो हकीम की दवाई देते हैं। लेकिन हकीम की दवाई मिक्सचर के अंदर एक रॉ फॉर्म में होती है। जब ये दोनों दवाइयाँ मिलती हैं तो आपके जिस्म में दवाई की, एक्चुअल दवाई की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। जिससे मिसाल देता चलूँ, अगर एक हल्दी है जी। और हल्दी अगर आप ज़्यादा ले लें, थोड़ी लें तो आपके जिस्म के लिए मुनाफा बख्श है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वही आपके जिगर के लिए और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। फिर हम लोग एफ्रोडिजिक ड्रग्स, सेक्स की ड्रग्स, हम बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हैं। पूरा दुनिया दीवारों पे छपी हुई है इस तरह की बातें, तो हम लोग पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा के अपने गुर्दे खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो कोई ऐड देखा तो कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लिया। देखें, यहाँ पे मैं सादिया आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एलोपैथिक की हम लोग डॉक्टरी दवाइयाँ दे रहे होते हैं, इसमें ट्रायल्स होते हैं, फेजेस होते हैं ऑफ ट्रायल्स, 3-4 फेजेस ऑफ ट्रायल्स हैं। 5वें फेज में ये मार्केट होती है और फिर लोगों को मिलती है। पहले ये किसी जानवरों को दी जाती है, उसके बाद इसके ट्रायल्स उसमें देखते हैं ये सेफ़ है, उसके बाद ये दी जाती है। फिर इस तरीके से डिफरेंट ट्रायल्स हैं, प्री मार्केटिंग ट्रायल्स हैं, मार्केट के बाद के ट्रायल्स हैं। उसके बाद भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो ये दवाई रोक ली जाती है। ठीक है। और मार्केट से विड्रॉ कर ली जाती है। ठीक है। लेकिन आप सोचो कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पे खामख़ा की आपको नुस्खे बता देते हैं लोग, जी जी, इसकी तो कोई मार्केट नहीं है, ना इसके ट्रायल्स हैं, तो क्या आप गिनी पिग हैं या आप डॉग हैं जिसके ऊपर ये दवाइयाँ यूज़ करवा के आपको देखा जा रहा है कि आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं? तो डोंट यूज़ दैट। ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ, खामख़ा की दवाइयाँ, अब मिसाल के इसमें देता चलूँ कि कोविड के अंदर पूरी दुनिया की जड़ी बूटी आपने घोल के पी ली। पाकिस्तान में यूट्यूब, टिकटॉकर्स, पैनाडोल खाई, डिस्प्रिन खाई, और पता नहीं किस तरह की मेडिसिन लोगों ने इस्तेमाल की। मैं कहता हूँ हर चीज़, हर जो बंदा था, दादे अब्बा से लेके मोची के आपने तावीज़ तक पी लिए, वो चमड़े के भी घोल के पी लिए, पता नहीं क्या क्या आपने जड़ी बूटी, फलानी जड़ी बूटी के साथ को हुआ नहीं हुआ ना। जो उनकी तहकीक के मुताबिक उनकी वैक्सीनेशन थी उन्होंने ही लगवाई, वो लगवाई, उसके साथ ही मामला बेहतर हुए ना। जी ऐसा ही है। तो और जिनको अभी तक नहीं, और फ्रूट का इस्तेमाल, और हाँ, जिसको अभी तक नहीं लगी वैक्सीन उनको अभी भी कोविड हो रहा है, पता है? अच्छा। पाकिस्तान में स्ट्रेन तो चल रही है कोविड की, और जिन्होंने नहीं लगवाई थी वो अभी भी रिपोर्ट हो रही है उनको कोविड। कि हम जब तक हमें कोई डॉक्टर जो है वो रेकमेंड ना करे, हम उन मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि उसके साथ में जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो फिर आपको पता ही नहीं होता। इवन कि हमें पैनाडोल भी अगर सर में दर्द है तो वो उसको भी कोशिश करें कि हम इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें, ताकि हमारी बॉडी को उसकी आदत ना हो। देखो, कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स है ना जिनको तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसके ऊपर आपको डाउट है तो आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसको इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड ना करें अपनी तरफ से कोई सप्लीमेंट, कोई भी दर्द की पेन किलर, ऐसी कोई भी मेडिसिन ना लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।